मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जेनेटिक्स के फर्स्ट ईयर एचडी की जेनेटिक्स के अंदर अपने आज नेक्स्ट चैप्टर है जो है पशुओं के आर्थिक गुण, चैप्टर नंबर 12, पशुओं के आर्थिक गुण, इकोनॉमिक ट्रेड्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, दुधारू पशु गोवंश यानी कैटल बफेलो के आर्थिक गुण। ठीक है, आर्थिक गुण का मतलब इकोनॉमिक की ट्रेड्स। तो देखो, चाहे घरों में पाली जाए, चाहे अपने डेयरी फार्म में कहीं भी बात करते हैं, कोई न कोई आर्थिक फ़ायदा देखकर ही उनको पशुओं को पाला जाता है। ये सभी आप अच्छी तरह से जानते हो। और ये जो चैप्टर है बहुत ही समझने वाला, बहुत ही सरल और सिंपल और समझने वाला है, जो प्रैक्टिकली है ज़्यादातर। तो बड़ा ध्यान से समझना है इसको। सबसे पहले अपने बात करते हैं, पशुपालन एक कला है। क्या आप इस चीज़ को मानते हो? पशुपालन एक कला है। जी हाँ, पशुपालन एक कला है। अगर कला नहीं होती तो इसको हर कोई एक अपना पालन पोषण कर लेता। वो बात अलग है, वो अपने आगे बढ़ेंगे भी, कला है सर, कला क्यों है? क्योंकि तो सभी ने पाल रखी है। नहीं, कला है। ये मैं थोड़ा आगे जाके बताऊंगा भी कला क्यों है। पशुपालन एक कला तथा दुधारू पशुओं का सही तरीके से, देखो सब हर शब्द का अर्थ है। दुधारू पशुओं का सही तरीके से पालन पोषण पशुधन प्रबंधन का बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। क्या है? सही तरीके से पालन पोषण। ये नोट करने वाली बात है। पालन पोषण तो सभी करते हैं, हर घर में पशु है, लेकिन सही तरीके से पालन पोषण और जो मैनेजमेंट है वो इम्पोर्टेंट है। दुधारू पशुओं के बहुत से लक्षण या गुण उनके दूध उत्पादन की क्षमता को परिलक्षित करते हैं। मान लो दुधारू पशु है, उसके कई लक्षण हैं, देखते ही अपने को पता चलता है भी ये पशु दूध वाला है या नहीं है। आमतौर पर ये बातें अपने गाँव में देखी जाती है, या जो कोई शहर में जो पशु रख रहे हैं अपने घर में, ये बातें देखी जाती है। पशु को देख के अपने कहते हैं भाई इनमें दूध होसी, इनमें दूध कौन नहीं गया, तो ज़्यादा दूध देसी या तो ज़्यादा कम दूध देसी, इस तरह की बातें करते हैं। तो कहने का मतलब है देखिए, लक्षण है, गुणों को देखकर अपने ये पता लगा सकते हैं। दुधारू गोवंश व भैंस का चयन करते समय इन गुणों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अगर अपने किसी चीज़ का चयन करेंगे तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दिया जाता है कि दूध उत्पादन। ठीक है, तो अपने भी देखते हैं, कोई पशु लेकर आते हैं तो अपने ज़रूर देखते हैं लक्षणों को, यानी यार ठीक है, यार ठीक को नहीं, इस तरह से। ये सारी बात आप समझते हो। अब आर्थिक गुण निम्न प्रकार के, ये सारी बात आपको देखने भी। आर्थिक गुण कौन कौन से? सबसे पहले है दुग्ध उत्पादन। क्या है? दुग्ध उत्पादन, यानी कि मिल्क प्रोडक्शन या लैक्सेशन। अब देखो, किसी भी दुधारू पशु द्वारा दुग्ध उत्पादन क्या चीज़ होती है? प्रश्न पूछा जाता है। दुग्ध उत्पादन, मिल्क प्रोडक्शन। तो दुग्ध उत्पादन का मतलब क्या है? किसी भी दुधारू पशु मतलब जो दूध देने वाला है, जो प्रसव हुआ है जिसका, किसी भी दुधारू पशु द्वारा एक दुग्ध काल। अब देखो, दुग्ध काल को क्या कहते हैं? लैक्सेशन पीरियड। क्या कहते हैं? लैक्सेशन। ये आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? लैक्सेशन। यानी भी किसी भी दुधारू पशु का एक दुग्ध काल में दिए गए कुल दुग्ध उत्पादन को ही दुग्ध उत्पादन कहते हैं। ठीक है, क्या समझे? एक दुधारू पशु द्वारा एक दुग्ध काल, एक दुग्ध काल का मतलब है लैक्सेशन, यानी कि दुग्ध काल को क्या कहते हैं? लैक्सेशन। कि दुधारू पशु द्वारा एक दुग्ध काल को लैक्सेशन कहते हैं। दुग्ध काल को क्या कहते हैं? लैक्सेशन कहते हैं। यानी कि किसी दुधारू पशु द्वारा एक दुग्ध काल में जो जितना दूध दिया जाता है वो दूध उत्पादन है। और पर्सन अलग से पर्सन पूछ लिया जाता है, मिल्क प्रोडक्शन या दूध उत्पादन किसे कहते हैं। तो आप अपनी भाषा में एक अच्छा सा आंसर क्या दोगे कि एक दुधारू पशु द्वारा, यानी कि जो पशु दूध देता है उसके द्वारा एक दुग्ध काल को इंग्लिश में कहते हैं लैक्सेशन। एक लैक्सेशन के दौरान जितना दूध दिया जाता है उसे दूध उत्पादन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो अपने गाय प्रसव है या ब्याई हुई है, तो वो जब ब्याती है उसके बाद में 8 या 9 महीने के दौरान जो पीरियड है उसे लैक्सेशन कहते हैं। उसके दौरान मान लो जितना दूध दिया है, मान लो पर डे 10 लीटर देती है, तो महीने का 3 कुंटल हो गया, इसी तरह से। तो वो जो मात्रा है वो क्या है? दुग्ध उत्पादन है। ठीक है, ये पहला अपना आर्थिक गुण है, दुग्ध उत्पादन। अब देखो, ये जो दुग्ध उत्पादन है बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। वो कारक कौन से हैं? प्रसव की संख्या। प्रसव की संख्या का मतलब है भी कितने बेम ब्याई है, अपने देसी भाषा में कहते हैं कितनी बार ब्याई है या कितनी बेम ब्याई है, या प्रसव की संख्या, ये दुग्ध उत्पादन पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है दूध निकालने की आवृत्ति। देखो बच्चों, आवृत्ति का मतलब है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का आवृत्ति का मतलब है बार बार दोहराना, यानी कि आप दिन में कितनी बार दूध निकालते हो। ठीक है, जब अपने
ताज़ा प्रसव होता है तो अपने 3 बार निकालते हैं, तो ये चीज़ भी दुग्ध उत्पादन पर निर्भर करती है। तो ये कारक हैं दुग्ध उत्पादन के जो निर्भर करते हैं। तो पहला आपने पढ़ा था प्रसव की संख्या, अपने देसी भाषा में कहते हैं कि दूध जन की जन का दूध इतोसी, तो वही बात है, प्रसव की संख्या ये दूध उत्पादन पर निर्भर करती है। दूध उत्पादन इन पे निर्भर करता है। दूध निकालने की आवृत्ति का मतलब है आप कितनी बार दूध निकालते हो दिन में। नेक्स्ट है दूध उत्पादन की निरंतरता का मतलब है कि जैसे मान लो अपने कोई गाय भैंस ब्याई है, वो मान लो भी कितना दूध देती है, 4 लीटर 5 लीटर कंटिन्यू, वो है निरंतरता। ऐसा नहीं है भी आज 5 दे दिया, कल 4, फिर 3, कभी 6, ये नहीं है। तो ये भी निर्भर करते हैं दूध उत्पादन पर। यानी अगर दूध उत्पादन की निरंतरता अच्छी होगी तो दूध उत्पादन अच्छा होगा। निरंतरता का मतलब है कि अगर एक पशु 6 लीटर सुबह 6 लीटर शाम देते हैं तो वो उसकी निरंतरता है। तो निरंतरता अगर बढ़िया होगी तो दूध उत्पादन भी बढ़िया होगा। नेक्स्ट है खान पान प्रबंधन, ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। खान पान अच्छा देंगे और एक मैनेजमेंट, स्पेशल आपके एक विषय है मैनेजमेंट का। तो देखो बच्चों, आप जो LSA का कोर्स कर रहे हो 2 साल का डिप्लोमा, ठीक है, कर रहे हो, सरकारी किसी का सपना है सरकारी जॉब लगना है, किसी का है मैं प्राइवेट डॉक्टर बनना है, लेकिन मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, आपको ये एक ऐसा द्विवर्षीय डिप्लोमा है जिसमें आप अपनी जो सोच को है बहुत अधिक विस्तार कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो कुछ पढ़ते हैं अपने वो चीज़ अपने घर में उनके अपने पशुओं पे आप देखो, उनके लक्षण देखो, उन पे आओ, उन पे जो वैसा प्रबंधन करो, फिर देखो, फिर आप बहुत आगे जाओगे। ठीक है, ऐसे नहीं है भी आप किताबों में पढ़ रहे हो और किताब पढ़ी कॉलेज आ गए, लेकिन आप थोड़ा सा जैसे आज वाला चैप्टर है आर्थिक गुण, तो ये चीज़ आप घर पे देखो, क्या ये अपने ये कर रहे हैं, क्या अपने इनका ये इस चीज़ों पे ध्यान दो, फिर क्या आपकी रुचि बनेगी, इंटरेस्ट बनेगा, तो फिर आपके मन में नए जिज्ञासा आएगी, प्रश्न उठेंगे, या घर पे कुछ सही नहीं हो रहा है तो आप कहोगे नहीं जी इनको ऐसा देना चाहिए, ऐसा देना चाहिए। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको ये नहीं है भी डिप्लोमा लेना है या मुझे सरकारी नौकरी, ठीक है सरकारी तभी लगोगे जब आप इसकी गहराई में जाओगे, प्रैक्टिकली ज़्यादा से ज़्यादा करोगे, ठीक है। लेकिन ये फ़ायदा ये है कि मैं मानता हूँ कि 100 में से 70 बच्चे ऐसे होंगे जिनके घर पे पशुपालन है, और 30 जो बाहर वाले हैं उनके भी रखते हैं, जो बाहर से आके एडमिशन लिए है। तो ये चीज़ अगर आपने कर ली, अगर अपने पशुओं पे ये लक्षण या जो भी प्रैक्टिकल करना शुरू कर दिया, तो फिर आपके विषय पे क्या एक पकड़ बन जाएगी, और जो आपको फाइनल एग्ज़ाम जो LSA का है उसमें भी फ़ायदा देगी। ठीक है, तो अब ये देख लो। अब नेक्स्ट है दूध उत्पादन में आगे बढ़ रहे हैं अपने प्रसव को कहते हैं काविंग। क्या कहते हैं? काविंग। ये इंग्लिश के जो टर्म है याद रखनी, लैक्सेशन यानी कि दुग्ध काल। अब अपने प्रसव इसको कहते हैं काविंग। प्रसव के बाद दूध उत्पादन प्रतिदिन बढ़ता है। अपने पता है ब्याई है जैसे गाय भैंस, तो धीरे धीरे क्या दूध उत्पादन बढ़ता है। तो प्रसव को इंग्लिश में कहते हैं काविंग। 3-4 सप्ताह में अपने अधिकतम स्तर पर पहुंच जाता है, यानी कि जब वो गाय भैंस ब्याई होती है तो कम से कम 15-20 दिन के अंदर वो अपने अधिकतम जो दूध उत्पादन जिसको देना होता है उस पर पहुँच जाती है, जिसे शीघ्र अधिक उत्पादन कहते हैं। यानी कि 3 से 4 सप्ताह में वो क्या अपने जो अधिकतम उत्पादन देना होता है उस पर पहुँच जाती है, जिसे क्या कहते हैं? पीक यील्ड कहते हैं। अधिक उत्पादन के लिए इस तरह का अधिक समय तक बने रहना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लो दूध उत्पादन अच्छा करना है या दूध उत्पादन को बढ़ाना है, तो ये जो है अधिकतम 3 जो अपना अधिकतम स्तर है वो काफ़ी टाइम तक बना रहना चाहिए, निरंतरता काफ़ी टाइम तक बने रहे, तभी तो मान लो वो लंबे टाइम तक दूध देगी। ऐसे नहीं है मान लो 15 दिन बाद वो दूध देने लगी 6 लीटर, और अब महीने तो 6 लीटर दिया, उसके बाद वो सीधा 3 लीटर पे आ गई, तो वो निरंतरता नहीं है, उसमें दूध उत्पादन है, उसमें आर्थिक नुकसान ही होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। दूसरी बात एक और देखो बच्चों, आज अपने चैप्टर पढ़ रहे हैं गाय या भैंस का आर्थिक गुण, यानी कि एनिमल्स के इकोनॉमिक ट्रीट्स। क्या आप अपने घरों में इस चीज़ का ध्यान रखते हैं? नहीं रखते। अपने परिवार वाले गार्जियन, हमारे भी घर पे पशु है, हम भी नहीं रखते, आप भी नहीं रखते। तो क्या अपने, मैंने एक बात कही थी पशुपालन एक कला है, क्या आप इस चीज़ को कला मानते हो? जी मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति रखता तो है पशु, लेकिन उनका जो मैनेजमेंट है, उनका खान पान है, उनका जो चीज़ें ध्यान रखने वाली बात है वो कोई ध्यान नहीं रखता। आप इस चीज़ को कभी देख लेना, आप अपने घरों में देख लेना, गांव में या एक आधा घर होगा जो थोड़ा बहुत ध्यान रखता है, भाई इसको ये खाना खिलाना है, ये इसका मैनेजमेंट है, ये इसके रख रखाव है, ये इसके ट्रीटमेंट्स हैं, कुछ नहीं ध्यान रखते। देख लो, कोई भी नहीं रखता।
तो फिर और एक अपना लेखा जोखा भी नहीं रखते, भी अपने गाय बांध रखी है, 5-4 भैंस है, बछड़े बछड़ी हैं, और अपने हिसाब किताब नहीं रखते भी कितने की लाए थे, कितना इनके ऊपर खर्चा बैठा है, कितना अपनी मंथली इनकम है। तो आर्थिक गुण तभी पता चलेंगे जब अपने इन बातों का ध्यान रखेंगे, लेकिन अपने कल्चर में ये चीज़ ध्यान नहीं रखते। ठीक है, तो आर्थिक जो अपना उत्पादन है उसका कहाँ से पता चलेगा कि अपने को लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। अपने एक्सटेंशन के अंदर ये बातें विस्तार से पढ़ेंगे। अब अपने देखते हैं लगभग 4-5 प्रसव के बाद दुधारू पशुओं का दूध उत्पादन घट जाता है, यानी कि जो पहली बार गया है वो 4 प्रसव तक तो दूध अच्छा देगा, लेकिन 4 के बाद में धीरे धीरे की उसकी उम्र बढ़ने लग जाएगी और धीरे धीरे दूध उत्पादन घटा लेता है। भारतीय गोवंश की नस्लों का दूध उत्पादन दूध काल दोनों ही विदेशी नस्लों की तुलना में कम है। क्या चीज़? दुग्ध उत्पादन और दुग्ध काल, लैक्सेशन। लैक्सेशन का मतलब क्या है? दुग्ध काल, काल का मतलब प्रसव के बाद में वो अगले प्रसव तक जो दूध देती है वो तो क्या है? लैक्सेशन है, दुग्ध काल है वो। विदेशी नस्लों की तुलना में कम है। क्यों? जो विदेशी नस्ल है उनके दूध तो 10-10, 12-12 लीटर है, लेकिन अपनी जो देसी नस्ल है इतना दूध नहीं है। नेक्स्ट है जो आर्थिक गुण हुआ है दुग्ध काल, लैक्सेशन पीरियड। अभी अपने पढ़ा दुग्ध उत्पादन, दूध उत्पादन पढ़ा अभी पहला पॉइंट। दूध उत्पादन का मतलब है कि एक दुधारू पशु द्वारा दूध काल के दौरान जितना दूध दिया जाता है वो दूध उत्पादन है। अब अपने पढ़ रहे हैं दुग्ध काल, लैक्सेशन पीरियड। प्रसव यानी कि काविंग, प्रसव के पश्चात दुधारू पशु सामान्य जितने समय तक दूध उत्पादन प्रदान करता है उसे दुग्ध काल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रसव के बाद दुधारू पशु जितने समय, देखो प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, दुग्ध काल, काल का मतलब टाइम, तो इसे कहते हैं लैक्सेशन पीरियड, यानी प्रसव के बाद जो जितने समय तक जो दूध देता है उसे लैक्सेशन पीरियड कहते हैं। गोवंश में यह लगभग 10 महीने होता है, गाय देने के बाद में 10 महीने तक दूध देती है, यह 305 है। तो ये आपको याद रखना है, बेसिक बात है कि गाय का जो लैक्सेशन पीरियड कितना होता है, तो बट यानी अचानक जवाब आना चाहिए 10 मंथ या 305 दिन। अधिक दूध उत्पादन के लिए दुग्ध काल का उपयोग लंबा होना जरूरी है। क्या है? अगर दुग्ध काल अधिक होगा तो दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा। दुग्ध काल का मतलब है लैक्सेशन पीरियड। लैक्सेशन पीरियड और दुग्ध काल की जो डेफिनेशन है वो ये है कि प्रसव यानी काविंग के बाद दुधारू पशु का जितने समय तक या जितने समय वो दूध देता है वो दुग्ध काल है। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने वो उसका दुग्ध काल है। और जिसका दूध काल अधिक होगा वो दूध उत्पादन भी उतना ही अधिक होगा, और जिसका लैक्सेशन पीरियड कम होगा तो वो क्या उत्पादन भी कम होगा। नेक्स्ट है दुग्ध उत्पादन की निरंतरता। निरंतरता का मैंने आपको बताया था, ये जो कारक है जो दूध उत्पादन पर निर्भर करता है। निरंतरता का मतलब है कि एक पशु जैसे मान लो 6 लीटर या 5 लीटर सुबह, 5 लीटर शाम को दे रहा है, ये उसकी दूध उत्पादन की निरंतरता है। तो दूध काल के दौरान दुधारू पशु के दूध उत्पादन की निरंतरता बनी रहनी चाहिए, अर्थात अधिकतम दूध उत्पादन के बाद दूध उत्पादन में बहुत धीरे धीरे गिरावट होनी चाहिए। यानी कि निरंतरता का मतलब ये है, ऐसे नहीं है कि मान लो 15-20 दिन तो 6 लीटर दिया, फिर वो 5 पे आ गई, कभी 3। यानी कहने का मतलब ये है अगर दूध उत्पादन बढ़ाना है तो जो दूध उत्पादन की निरंतरता है वो बनी रहनी चाहिए कम से कम 4 से 5 महीने। उसके बाद में धीरे धीरे घटना चाहिए। जैसे पहले अपने 4-5 महीने तक तो गाय ने दूध दिया 5-5 लीटर, बाद में धीरे धीरे करते करते 4.5, कुछ टाइम 4.5, फिर 4, इस तरह से करे तो कोई अपने को जो पशुपालन उसको आर्थिक नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये चीज़ें मैनेजमेंट पर भी निर्भर करती है, खान पान पर भी निर्भर करती है, प्रसव की संख्या पर निर्भर करती है, तो ये सारी बातें निर्भर करती है। तो ये इसका आर्थिक गुण है। क्या अपने घरों में देखते हैं ये दूध निरंतर? नहीं देखते, बिल्कुल नहीं देखते। देखते हैं तो महीने 2 महीने चलता है, उसके बाद में बस ऊपर नीचे, कभी 5 दे दिया, कभी 2, कभी लात मार गई, इस तरह से है। तो क्या अपने जो आर्थिक अपने लेखा जोखा रखते हैं भी अपने को प्रॉफिट हुआ है या लॉस? नहीं रखते, अपने बिल्कुल भी नहीं रखते। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि जब आप ये डिप्लोमा कर रहे हो तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है प्रथम प्रसव के समय आयु या उम्र। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। एज एट फर्स्ट काविंग। काविंग मतलब प्रसव, यानी प्रथम प्रसव के समय जो जब मादा जानवर है उसकी उम्र क्या है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ मैं बताऊंगा। किसी भी दुधारू पशु की प्रथम प्रसव के समय उम्र बहुत महत्वपूर्ण होती है, यानी कि फर्स्ट टाइम जो व्यक्ति है उसकी उम्र है जो इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि इसी आधार पर उसी प्राणी के प्रजनन का मतलब क्या है? ब्रीडिंग या रिप्रोडक्शन। ठीक है। वह उत्पादन प्रदान कर सकने का काल का निर्धारण होता है। क्योंकि अगर अपने को पता चलेगा भी पहले जो
प्रसव काल है वो 3 साल की है, 4 साल की, उस हिसाब से तो आगे निर्धारण करेंगे ये कितने टाइम ब्याएगी, कितनी बार ब्याएगी। तो ये चीज़ का निर्धारण क्या होगा, प्रथम प्रसव की आयु के बाद ही पता चलेगा। भारतीय गौवंश में प्रथम प्रसव की उम्र लगभग 3 वर्ष है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। जो अपने इंडिया के अंदर जो अपने नस्ल है, देसी नस्ल है, उनका जो प्रथम प्रसव है वो क्या है, 3 वर्ष। और जो हाइब्रिड है वो है 2.5 वर्ष। हाइब्रिड क्या है, 2.5 वर्ष। अब एक बात बताओ, क्या आप अपने घरों में मानते हो भी जो 3 साल की जो चाहे वो मादा जानवर गाय की है या जो भैंस की जो कटड़ी है, क्या मानते हो वो भी वो 3 साल की है वो जो प्रथम प्रसव कर लेती है? नहीं। अपने घरों में कोई हिसाब किताब ही नहीं है इसका, ठीक है। उसको डाल रहे हैं चारा, कभी मिल गया कभी नहीं मिला, उम्र आमर का हिसाब किताब ही नहीं है। लेकिन जो पशुपालक इन बातों को ध्यान में रखता है उसको कभी आर्थिक नुकसान है नहीं होता। तो अब अपने जो भारतीय गौवंश की जो एज है वो प्रथम प्रसव की वो क्या है, 3 वर्ष। और जो विदेशी है उनकी है हाइब्रिड यानी कि क्रॉस संकर क्रॉस कैटल की। और भैंसों में लगभग 3.5 वर्ष। भैंस की है यानी कि जो कटड़ी है वो 3.5 साल की, जो पहली है वो ब्याह जानी चाहिए। और जो गाय है अपनी देसी नस्ल की वो 3 साल की ब्याह जानी चाहिए। लेकिन ऐसा अपने घरों में शायद नहीं होता। कोई एक आधा पशुपालक है जो इस चीज़ को ध्यान में रखता है। ऐसा बहुत कम देखा जाता है। यह बहुत कुछ पशुओं के प्रबंधन पर निर्भर करता है। मैनेजमेंट अच्छा होगा तभी काम चलेगा। चाहे किसी संस्था की बात कर लो, चाहे अपने पशुपालन की बात कर लो, चाहे आप अपने घरों में जो अपना जॉइंट फैमिली है या जो सिंगल फैमिली है, उनका जो एक कर्तव्य धत्ता होता है जो वो मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा तो सारा सिस्टम अच्छा होगा। चाहे वो पशुपालन है, चाहे वो स्कूल कॉलेज है, चाहे कोई भी क्षेत्र ले लो। तो अपने पशुपालन में ये बात आ गई ना, कह रहे भी अगर मैनेजमेंट पर निर्भर करता है ये। प्रसव की उम्र के साथ पशु का बॉडी वेट भी बहुत महत्व रखता है। बॉडी वेट यानी कि ये सारी चीज़ें आप आगे पढ़ोगे भी कितनी एज का कितना बॉडी वेट होगा, लेकिन प्रसव की समय जो उम्र कितनी होनी चाहिए और उसका बॉडी वेट कितना होना चाहिए, क्या अपने ध्यान में रखते हैं? बॉडी वेट नहीं रखते। अपने घरों में बॉडी वेट नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? पता ही नहीं है। तो अब आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आपके घर में अगर इस तरह से है तो आपको देखना है कि कितनी उम्र होगी, कितना बॉडी वेट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। जो गर्भाधान से प्रसव तक उचित रहना बहुत आवश्यक है, यानी बॉडी वेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दूध उत्पादन के लिए। जब प्रथम प्रसव के समय अधिक उम्र प्राणी के प्रजनन काल व उत्पादन काल दोनों को कम कर देती है। अगर मान लो प्रथम प्रसव के टाइम अगर उम्र ज़्यादा है तो वो क्या कर देगी, प्राणी के प्रजनन काल। प्रजनन काल का मतलब है ये जो एक मादा जानवर है वो कितनी बार प्रसव करती है या कितने बच्चों को जन्म देती है। तो अगर मान लो अधिक एज है प्रथम प्रसव के टाइम तो प्रजनन काल व उत्पादन काल दोनों को कम कर देगी, जिससे पशुपालक को आर्थिक हानि होती है। इस प्रकार पशु की उम्र के साथ शरीर का भार भी काफ़ी महत्व है। आर्थिक उम्र के अंदर पढ़ रहे थे अपने। चौथा पॉइंट, प्रथम के समय उम्र और या भार। सबसे पहले अपने पढ़ा था दुग्ध उत्पादन, उसके बाद में लैक्सेशन पीरियड यानी कि दुग्ध काल, उसके बाद में अपने पढ़ा था दुग्ध काल उत्पादन की निरंतरता, उसके बाद में पढ़ा था अपने प्रथम प्रसव के समय उम्र और भार, बॉडी वेट और एज। नेक्स्ट है शुष्क काल, ड्राई पीरियड। ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट, सारे लक्षण इसके इंपॉर्टेंट है। ड्राई पीरियड, शुष्क काल, यह दुधारू पशु के दुग्ध उत्पादन बंद करने से लेकर अगले प्रसव के बीच का समय होता है। शुष्क यानी कि ड्राई पीरियड, शुष्क काल, यानी कि मान लो कोई पशु है वो प्रथम प्रसव के बाद में 8 या 9 अब आगे बढ़ेंगे 7-8 महीने तक दूध देता है, उसके बाद दूध देना बंद कर देता है। तो जो दूध उत्पादन था वो जो बंद कर दिया, उससे लेकर जो अगला प्रसव होगा उसके जो बीच का जो टाइम है उसे क्या कहते हैं, ड्राई पीरियड या शुष्क काल कहते हैं। दुधारू पशु के दूध उत्पादन बंद करने से लेकर अगले प्रसव के बीच के समय होता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण व आवश्यक समय होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो दुधारू पशु के दुग्ध उत्पादन अंगों व शरीर को आराम देने का समय करता है। क्यों? अगर मान लो ये न हो तो अपने तो दूध निकालते रहेंगे, तो निकालेंगे तो जो उसके उत्पादन अंग है उन पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए जो शुष्क पीरियड है वो क्या है, जो दुग्ध उत्पादन अंग है उनको आराम देता है, साथ में उनकी बॉडी जो शरीर है उसको भी आराम मिलता है। लेकिन ये पीरियड क्या होता है, दूध उत्पादन के बंद होने के बाद जो अगला जो प्रसव के बीच का समय है उसको क्या कहते हैं, शुष्क काल या ड्राई पीरियड कहते हैं। तो अच्छा, इनसे क्या है, इनके उत्पादन अंग शरीर को आराम मिलेगा ताकि वो पुनः अपनी पूर्ण क्षमता तक उत्पादन प्रदान कर सके। यानी कि जैसे मान लो 3 या 4 महीने का है ये, तो उसके दौरान क्या है, जो पशु का जो शरीर है वो पूरा आराम करता है और उसके अंग है वो रिलीफ होते हैं,
तो ताकि वो जो नेक्स्ट प्रसव करेगा तो उसमें उत्पादन पर प्रभाव नहीं पड़े। जिन दुधारू पशुओं को शुष्क काल नहीं दिया जाता वे शुष्क काल प्राप्त करने वाले पशुओं की तुलना में अच्छा। जिनको ड्राई, जैसे मान लो जिनको ड्राई पीरियड नहीं दिया, अपनों ने कैसे, मान लो अपने घर में गाय है, वो ब्याने वाली है और अपने ब्याने के 10 दिन रहे हैं तो अपने दूध निकाल रहे हैं, तो उनको ड्राई पीरियड मिला ही नहीं। तो वो क्या है, जो दूसरे पशु जिनको ड्राई पीरियड मिला है उनकी तुलना में जो दूध उत्पादन है वो उनका कम होगा। क्यों? पक्की बात है, क्यों कम होगा? क्योंकि उसको बेचारे को अपने ऐसा मौका ही नहीं दिया कि उसके जो दूध उत्पादन अंग है वो रिलीफ हो सके, आराम मिल सके, या उनमें जो पुनर्क्षमता उसके टाइम ही नहीं दिया। अब इम्पोर्टेंट चीज़, गोवंश में कम से कम 50 से 60 दिन का शुष्क काल अवश्य प्रदान करना चाहिए। 50 से 60 दिन का मतलब है कि जब अगला प्रसव हो उससे 2 महीने पहले अपने को दूध निकालना बंद कर देना चाहिए। तो ये चीज़ याद रखनी है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि गोवंश में जो ड्राई पीरियड है वो कितने टाइम का होता है, कितने दिनों का होता है? तो 2 महीने या 50 से 60 दिन। इससे कम या अधिक लंबे शुष्क काल से पशुपालक को आर्थिक हानि होती है। मान लो अगर अपने 2 महीने छोड़ दें, अगर 4 महीने छोड़ दें तो फिर अपने दूध कैसे निकालें? क्या तो पिएंगे, क्या बेचेंगे, क्या फिर अपने प्रॉफिट कमाएंगे? नहीं। और अगर कम और ज़्यादा दोनों ही नुकसानदायक है। नेक्स्ट है गर्भधारण काल, सर्विस पीरियड। गर्भधारण काल ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यह पशु के प्रसव यानी कि काविंग से लेकर अगली बार गर्भ धारण करने के बीच का समय होता है। गर्भधारण काल का मतलब क्या है कि प्रथम प्रसव हो गया मान लो, तो प्रथम प्रसव के बाद में जो अगला गर्भ धारण करने का जो बीच का टाइम है उसे क्या कहते हैं? गर्भधारण काल कहते हैं। यह पशु के प्रसव के समय से लेकर अगली बार गर्भ धारण करने के बीच का समय है। मान लो अभी कोई पशु गया है अपना, तो नेक्स्ट जब वो गर्भ धारण करेगा उससे भी जो बीच का टाइम है उसे क्या कहते हैं? गर्भ धारण काल कहते हैं। और जो गर्भ धारण काल है वो भी अपने क्या है? दूध उत्पादन पर असर डालता है। इस काल का भी उपयुक्त लंबाई का होना जरूरी है, क्योंकि इस दौरान दुधारू पशु के प्राणी प्रजनन अंग पुनः अपनी सामान्य अवस्था में आते हैं। अगर गर्भ धारण काल का उचित में नहीं दिया गया तो जो रिप्रोडक्शन यानी कि जो प्रजनन के लिए जो अंग है वो क्या है? सामान्य अवस्था में नहीं आते। तो गोवंश में यह काल 60 से 90 दिन का है। 60 से 90 दिन का है गर्भ धारण काल। गर्भ धारण काल का मतलब है भी एक प्रसव के बाद जब दोबारा गर्भ धारण करता है पशु, वो जो टाइम होता है उसे क्या कहते हैं? गर्भ धारण काल कहते हैं। उसका जो गोवंश में जो टाइम है वो 60 से 90 दिन, यानी कि अगर मान लो पशु कोई ब्याया है तो उसके नेक्स्ट 3 महीने बाद में वो अगला जो गर्भ धारण के लिए रेडी होता है। इसे अधिक लंबा करने पर पशुपालन को आर्थिक नुकसान होता है, पशु का प्रजनन और उत्पादन काल भी कम होता है। ऐसे नहीं है। अब देखो अपने घरों में मोस्टली ये समस्या चल रही है गर्भ धारण काल की। क्यों? मान लो पशु आज ब्याह गया, आज ब्याने के बाद में 3 महीने 2.5 से 3 महीने के बाद उसको गर्भ धारण करना चाहिए, बट किसी अपने जैसे मान लो खान पान मैनेजमेंट की वजह से क्या है वो गर्भ धारण काल लंबा हो जाता है, जिससे क्या है पशुओं को जो पशुपालक उसको आर्थिक नुकसान होता है। कैसे? मान लो अपनी ब्याई है घास, 3 महीने बाद गर्भ धारण काल आ जाता है उसका, लेकिन वो क्या है बार बार जो क्या है गर्भ गिराने की जो समस्या आजकल चल रही है, ठीक है, तो घर में बच्चा वो नहीं ठहर पाता, तो उसकी वजह से वो जो 60 से 90 दिन होने चाहिए वहाँ पे वो लमसम मेरे को लगता है भी 1 साल चला जाता है। तो अब आप सोच के देखो कि क्या जो पशुपालक है, जो पशु पाल रहा है या मैनेजमेंट कर रहा है, उसको कोई आर्थिक लाभ होगा? कहाँ होगा लाभ उसको? क्योंकि जो पशु 10 से 12 महीने के बाद ब्याना चाहिए दोबारा, वो 2 साल बाद ब्याह रहा है या जो प्रसव कर रहा है, तो फिर कहाँ प्रॉफिट हुआ? ये बातें अपने ध्यान में नहीं रखते। तो ये इंपॉर्टेंट है, टाइम आपको याद रखना है। गोवंश का जो गर्भ धारण काल है वो 60 से 90 दिन है प्रसव के बाद। नेक्स्ट है अंतर प्रसव काल। अंतर प्रसव काल का मतलब है 2 क्रमागत प्रसवों के बीच के समय को अंतर प्रसव काल कहते हैं। और जैसे मान लो अब आज प्रसव हुआ है किसी गाय का, भैंस का, तो जो अगली बार प्रसव के बीच का जो टाइम है वो अंतर प्रसव काल कहते हैं। अंतर प्रसव काल कहते हैं। गर्भ धारण काल क्या है? प्रसव के बाद जब अपने वो जो कोई मतलब स्वयं गर्भ धारण करती है तो वो जो टाइम है वो 60 से 90 दिन का होता है। अब यहाँ बात करें अपने अंतर प्रसव काल। अंतर प्रसव काल होता है 2 प्रसवों के बीच के जो टाइम है उसे अंतर प्रसव काल कहते हैं। यह समय भी अधिक लंबा हो तो पशुपालक को आर्थिक नुकसान होता है। वो भी बात कर ही रहे हैं अपने भी, जो 1 साल बाद ब्यानी चाहिए वो पशु 2 साल बाद ब्याह रहा है, यानी कि जो जिसका प्रसव हो रहा है, तो क्या जो पशुपालक उसको आर्थिक नुकसान नहीं होगा?
ठीक है, क्योंकि पशु का प्रजनन काल उत्पादन काल दोनों घट जाते हैं। इसके लिए गाय प्रतिवर्ष एक बच्चा व भैंस प्रति 15 महीने में एक बच्चा पैदा करना चाहिए। मैंने बताया आपको कि 10 से 12 महीने के बाद में मतलब गाय दोबारा ब्याती है, भैंस का ये अपने 15 महीने कर लो, यानी कि 1.25 साल कर लो। इससे अगर ज़्यादा है तो पशुपालक को आर्थिक नुकसान है होगा। ये अंतर प्रसव काल। नेक्स्ट है अपने प्रजनन क्षमता, रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी। प्रजनन क्षमता का मतलब है कि कोई भी जो दुधारू पशु है या जो जिसने गर्भ धारण कर रखा है उसका कि जो अपनी लाइफ यानी अपने जीवन काल में कितने बच्चे देती है उसकी प्रजनन क्षमता होती है। प्रजनन वैल्यू, रिप्रोडक्शन वैल्यू, ब्रीडिंग वैल्यू। क्या प्रजनन क्षमता से तात्पर्य है कि मादा प्राणी अपने जीवन काल में कितने बच्चे दे सकता है। ठीक है, तो ये बात अपने पढ़ी थी। अगर एज ज़्यादा होगी तो वो कम बच्चे देगी। अगर नॉर्मल 3 साल का जो प्रसव हो जाता है और बाकी उनका जो सिस्टम है सारा अंतर प्रसव गर्भधारण काल सही चलता रहता है, उसकी ब्रीडिंग वैल्यू या रिप्रोडक्शन वैल्यू अच्छी होगी। प्रजनन काल का मतलब है कि एक मादा जानवर का अपने जीवन काल में कितने बच्चे देता है वो उसका प्रजनन क्षमता है। जितने अधिक बच्चे वह देगी उतना उत्पादन काल अधिक होगा, जिन पशुपालक को लाभ हो। ये तो अपने भी जानते हैं। भी मान लो कोई बढ़िया नस्ल का पशु है, वो टाइम टू टाइम ब्याह रहा है, गर्भ धारण हो रहा है, अंतर प्रसव काल का टाइम भी सही है, दूध की निरंतरता भी सही है, ठीक है, और अपने एक पॉइंट पढ़ा था पर एज भी सही है, तो उसके जो टाइम टू टाइम होगा तो उसकी प्रजनन क्षमता बढ़िया होगी। प्रजनन क्षमता का मतलब है भी हर साल वो बच्चे देगा और अपने जीवन काल में जो उसकी प्रजनन वैल्यू है वो बनी रहेगी। नेक्स्ट है खाद्य उपयोगिता की क्षमता। ये चीज़ भी अपने को पता है कि कोई एक कारक निर्भर नहीं है दुग्ध उत्पादन पर। ये सभी 5-7 कारक है जो इम्पोर्टेंट है। ये सभी अगर मिलकर अगर कोई पशुपालक ध्यान देता है तो ही वो उसको आर्थिक लाभ होगा। खाद्य उपयोगिता की क्षमता, किसी प्राणी की एफिशिएंसी ऑफ फीड यूटिलाइजेशन या फीड कन्वर्जेशन रेशो, यानी कि FCR। F का मतलब फीड, C का मतलब कन्वर्जेशन और R का मतलब रेट। यानी कि जो फीड यानी कि जो अपने खाने के लिए दे रहे हैं वो उसका उत्पादन में चेंज होना है, क्या FCR है। तो खाद्य उपयोगिता की क्षमता, किसी प्राणी की खाद्य पदार्थों को उत्पादन में परिवर्तित करना, यानी अपने किसी मादा जानवर को जो खिलाने में दे रहे हैं वो अपने को उसके बदले ज़्यादा दूध दे रहे हैं तो वो क्या है, उत्पादन में परिवर्तित करने की क्षमता है। दर को FCR कहते हैं। FCR का मतलब है फीड कन्वर्जेशन रेट। किसी प्राणी की FCR, अब FCR शब्द आते हैं आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि फीड कन्वर्जेशन रेट, यानी कि खाद्य पदार्थों का उत्पादन में चेंज होना। जिसका ये ज़्यादा होगी, FCR ज़्यादा होगी, उसका उत्पादन भी अधिक होगा। नेक्स्ट और अंतिम पॉइंट है रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता का मतलब है कि जिस पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होगी उसका उत्पादन भी अधिक होगा, और जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर कम होगी, इम्यूनिटी पावर कम होगी, उसका उत्पादन भी अधिक होगा। जैसे मान लो अपने घर में जानवर रखते हैं, कई तो हष्ट-पुष्ट होते हैं, उनको कोई किसी तरह की कभी भी कोई बीमारी वगैरह नहीं जकड़ती। क्यों? क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम है अधिक होता है। वही कोरोना वाली बात, अभी कोरोना चल रहा है तो जिसका इम्यूनिटी पावर अच्छा था उसके तो हुआ भी तो कोई प्रभाव नहीं डाला, और जिसका इम्यूनिटी पावर कमज़ोर था उनको वो हुआ और काफ़ी नुकसान पहुँचाया। उसी तरह से हर प्राणी पर ये बात लागू होती है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता का मतलब है इम्यूनिटी पावर अगर पशुओं में ज़्यादा होगी तो उत्पादन भी ज़्यादा होगा। तो आज अपने पढ़ा था पशुओं के आर्थिक इकोनॉमिक ट्रेड्स गुण। तो ये जो 5-7 कारक मैंने बताए हैं, अगर ये सभी का कॉम्बिनेशन यानी समायोजन यानी कि मिश्रण होगा तभी पशुपालक आर्थिक लाभ ले सकता है, अन्यथा नहीं ले सकता। और जो मैंने बताया वो आपको याद करना, समझना और आप सोचना भी क्या ये हर घर में या अपने घरों में ये जो इन गुणों को ध्यान में रखा जाता है, तो ये ज़रूर आपको ध्यान में रखना है। थैंक यू। कितने मिनटों को ज़्यादा